दर्जी ननद ने बनाई भाभी की तीज ड्रेस। आखिर कब तक ये कपड़े सिलती रहोगी पारुल? बस थोड़ी देर और भाभी, कल सुबह तक ये सूट करके देना है। आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। सोनम की ननद पारुल घर पर रहकर कपड़े सिलती थी ताकि उनके घर खर्च में मदद हो सके। फिर अगले दिन, भाभी वो सुनीता आई थी क्या सूट लेने? नहीं ननद जी, वो तो बड़बड़ाते हुए कहीं निकली थी। कोई दूसरा नया सूट पहनकर कह रही थी गरीबों की सिलाई का क्या भरोसा। भाभी हमारा काम गरीबों वाला जरूर है, पर हाथ की कढ़ाई देख अमीर भी तारीफ करते हैं। बस किस्मत थोड़ी कंगाल है। कोई बात नहीं ननद जी, कहने वाले को कहने दीजिए, हम उनका मुंह तो बंद करा नहीं सकते ना। अच्छा मैं पानी भरने तालाब पर जा रही हूँ। ठीक है भाभी। इसके बाद सोनम घर से मटका उठाकर बाहर तालाब की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंच जाती है, जहाँ पहले से ही गांव की कुछ औरतें पानी भर रही थी। लो आ गई उस दर्जन की भाभी, रोज एक ही फटी हुई साड़ी पहनकर आ जाती है। अरे सोनम, तुम्हारी ननद तो आजकल बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है क्या? गांव की गुदड़ी से शादी की ड्रेस बना देगी क्या? हम तो बस मेहनत करते हैं, बाकी भगवान जाने। अरे मेहनत करने वाली तो गाय भैंस भी होती है, पर वो सजती नहीं। तुम भी थोड़ी सजी धजी रहा करो, ढंग के कपड़े पहना करो। आप लोगों को तो बस बातें बनाना आता है। अरे बहनों, इसकी ननद की बातें सुनो। पिछली बार कह रही थी हमने तो अभी भी मशीन से पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर घर के छप्पर अभी तक क्यों टपकते हैं? सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनम लौटकर घर आ जाती है। वो घड़ा रखती है और आंसू पोंछती है। ऐसा करते हुए पारुल उसे देख लेती है। क्या हुआ भाभी? फिर वही तालाब वाली औरतें, उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ ननद जी, आज तो मेरे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया और आपको भी नहीं छोड़ा। कह रही थी कि घर अब तक टपकता है और दर्जी ननद सिलाई का घमंड करती है। बोलने दो नहीं, वो हमारी हालत पर नहीं हमारी मेहनत से जलते हैं। पर कब तक ननद जी, ये रोज रोज का अपमान सहना मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत भाभी, एक दिन यही औरतें हमारी मेहनत से जलने लगेंगी। तभी वहाँ बैठी उसकी सास आशा देवी बोली, अब जाने दे बहू, उनका तो काम ही यही है। अब मोहन के आने का समय हो गया है, एक काम कर जल्दी से खाना बना ले। जी माँ जी। इसके बाद सोनम सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी मोहन मजदूरी करके अपने घर आ जाता है। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ, और साथ में आपकी घुटनों की दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तू दवाइयाँ क्यों लेकर आए है? अब तो इन घुटनों के दर्द की मुझे आदत सी हो गई है। अब बुढ़िया पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है? आज नहीं तो कल मरना ही है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ माँ जी, भला दवाइयों में पैसे लगाना कहाँ की फिजूल खर्ची हुई। खैर छोड़िए आप दोनों इन सब बातों को, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना परोसती हूँ। पारुल तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ भाभी, आप जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। सोनम, ये लो 200 रुपए। आज की मजदूरी 400 मिली थी, जिसमें से 200 की दवाई लेकर आ गया और 200 तुम्हें दे रहा हूँ घर खर्च चलाने के लिए। जी, कल पारुल ने कुछ पैसे दिए थे राशन पानी के लिए, इन्हें मैं साग सब्जी के लिए रख लेती हूँ। ऐसी ही उनकी जिंदगी गरीबी में बीत रही थी। एक सुबह जब पारुल सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी, तभी शीला वहाँ पर आ जाती है। अरे पारुल कहाँ हो? ये लो तुम्हारे 400 रुपए। अरे काकी, ये किस बात के? अरे तुम भूल गई, पिछले हफ्ते ही तो मेरी बेटी की शादी थी और उसका लहंगा तुमने ही तो बनाया था। मैंने तुम्हें पूरे पैसे थोड़ी न दिए थे। उस समय थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, इसीलिए मेरे भी ध्यान से उतर गया। खैर अब ये लो। अच्छा वो पैसे? हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। काकी बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चाय पीकर आई हूँ। ठीक है अब चलती हूँ। इसके बाद शीला वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से दिन भर में दर्जी ननद के घर कोई न कोई ग्राहक आता ही रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज गांव की औरतें ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती हैं। अरे बहन, मैंने सुना है कि मुखिया जी की बहू इस बार तीज पर अपने यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम कर रही है। हाँ, मेरे भी कानों तक उड़ते उड़ते यही बात आई है। सुना है कि मुखिया जी की बहू इस बार तीज का त्योहार एक बड़े से बैंकेट में कर रही है। अच्छा, फिर तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होंगे। हाँ बहन बिल्कुल। वैसे भी आज गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को आना है, खास करके गांव की औरतों को। हाँ, लग रहा है कोई विशेष बात कहनी है मुखिया जी को। वैसे सोनम, तुम भी आओगी ना गांव के चौपाल के पास? जी मैं भी आऊंगी। सब्जी खरीद कर वो दोबारा से अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ घंटे बीत जाते हैं। इस बार तीज का त्योहार हम औरतें बहुत ही अच्छे से मनाएंगी। गांव की सारी औरतें आमंत्रित हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी सस्ती साड़ी या घिसे पिटे कपड़े पहनकर ना आए।
सबको अच्छे से कपड़े, वो भी हरे रंग के पहन कर आने हैं। वाह वाह, मजा आ जाएगा। उस दर्जन ननद की भाभी को देखेंगे कैसे भागती है इधर से उधर। उसके पास तो पहनने लायक एक साड़ी तक नहीं है। तीज त्योहार के लिए ड्रेस कहाँ से लाएगी? ये गरीब ना ही आए तो अच्छा ही है, तस्वीरें बिगड़ जाती हैं ऐसे गरीब लोगों के आने से। मैं तो आज ही अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी लेकर आऊंगी और साथ में हरी हरी चूड़ियां भी और ज्वेलरी भी। सोनम ये सब बात दूर से ही सुन लेती है और चुपचाप घर लौट जाती है। माँ जी, मुखिया की बहू तीज के त्योहार पर जो पार्टी रख रही है उसमें जाना है क्या? क्यों नहीं बहू, सब जाएंगे तो हम क्यों नहीं। पर कपड़े हमारे पास तो कुछ नहीं है और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। वहाँ गांव की औरतें हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। आप फिक्र मत करो भाभी, आप हर साल की तरह इस साल भी अपना तीज का त्योहार मनाओ, लेकिन इस बार आप तीज पर कोई पुरानी साड़ी नहीं पहनोगी, बल्कि इस बार मैं आपके लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा और वो कभी भी किसी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले सपने में भी 100 बार सोचेंगे। उसमें कुछ झालरे और पार्ट लगाऊंगी, जो मेरे पास बचा है सब कुछ लगा दूंगी। आप देखना, आपकी ड्रेस सबसे अलग होगी। इस तरह कई दिनों तक दर्जी ननद दिन रात मेहनत करके डोरियां, घुंघरू, मोती, झालरे जोड़कर अपनी भाभी के लिए शानदार तीज की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। वाह ननद जी, ये तो किसी डिजाइनर का ड्रेस लगता है, जैसे किसी अमीर घराने की पार्टी ड्रेस हो। अरे भाभी, आपकी ननद गांव की पहली डिजाइनर है। सिर्फ दुकान नहीं है, वरना दिल्ली तक नाम होता मेरा। हाँ हाँ ननद जी, जरूर होता। जब आप इतना शानदार पार्टी ड्रेस तैयार कर सकती है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है भाभी, अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह तीज वाला दिन भी आ जाता है। गांव की सभी सुहागन महिलाएं सारा दिन तीज का व्रत रखती हैं और शाम को तैयार होकर उस बैंकेट हॉल में पहुंच जाती हैं। सभी चमकते गहने, भारी ड्रेस और किंजल चमचमाता हरे रंग का गाउन पहनकर सबके बीच घूम रही है। तभी दरवाजे पर हलचल होती है, जहां सोनम आती है, वो भी अपनी दर्जी ननद की सिली हुई ड्रेस पहनकर। उसकी तीज की ड्रेस देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कौन है? सोनम, पर ये ड्रेस, ये तो कमाल का है। हाँ, कहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं, मेरी ननद ने सिलाया, उस सिलाई मशीन से जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह सोनम के बोलने पर भीड़ में सन्नाटा हो जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी अच्छी ड्रेस पहन सकती है। सब उसी को देख रहे होते हैं, जिसके बाद मुखिया आगे बढ़ते हैं। पारुल, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो गांव की शान बन गई हो। अगली पंचायत में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र तुम ही चलाओगी। क्या मैं? हाँ पारुल, क्योंकि तुम में सच में टैलेंट छुपा हुआ है। सभी पारुल के हुनर की खूब तारीफ करते हैं। साथ ही सोनम, जो उस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। सोनम और गांव की बाकी औरतों को पारुल के हुनर पर गर्व होता है। फिर सभी सुहागनें मिलकर तीज का त्योहार मनाती हैं, साथ ही खूब एंजॉय करते हैं। उस दिन के बाद पारुल काफी फेमस हो गई। उसके पास दूर दूर से ऑर्डर आने लगे, क्योंकि किंजल ने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिससे अब दूर दूर से उसके पास ऑर्डर आने लगे। अब उन्होंने अपना नया बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया, जिसमें वो सब खुशी खुशी रहने लगी। रूपा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। महेश की शादी ललिता से हुई थी, जिसका स्वभाव जरा लालची किस्म का था। साथ ही वो हर बात में अपने पति महेश को उसके छोटे भाई रमेश से आगे रखना चाहती थी। उसे अपना देवर रमेश फूटी आंख नहीं सुहाता था, जबकि रमेश अपने भैया और भाभी से बहुत प्यार करता था। अरे महेश, बेटा जरा सुन तो। हाँ माँ, बोलो। बेटा, वो घर में आटा खत्म हो गया है, तो ला देगा क्या? हाँ माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप क्यों जाओगे? रमेश जाएगा ना। सारा दिन कुछ करता तो है नहीं, कम से कम घर का ही कुछ काम कर ले। हाँ भाभी, लाओ मुझे थैला दो, मैं लेकर आता हूँ आटा। रूपा अपनी बहू ललिता का स्वभाव जानती थी, पर घर में कलेश ना हो इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी, जबकि ललिता इस बात का गलत फायदा उठाती थी। कुछ दिनों बाद अचानक रूपा की तबीयत बिगड़ गई। तब बीमार रूपा ने रमेश और महेश को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा महेश, रमेश तेरा छोटा भाई है, तो तुझे ही हमेशा इसका ख्याल रखना होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगता है बुलावा आने वाला है। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, है ना भैया? नहीं मेरे बच्चों,
अब मेरी बीमारी का इलाज बस मेरी भुगती ही है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। अब वैसे माँ जी बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब ये डॉक्टर लोग ना बस अच्छे इलाज के नाम पर तगड़ी फीस ही वसूलते हैं, बाकी कुछ होता जाता कुछ नहीं इनसे। तुम चुप हो जाओ और जाओ अंदर। बहू सही बोल रही है बेटा। एक तो वैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, और अगर बचे खुचे पैसे मेरे इलाज पर खर्च कर दोगे तो तुम दोनों के भविष्य के लिए बचेगा ही क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तुम दोनों के सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। मैं रहूं न रहूं, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये रूपा के आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गई। माँ की मौत के दुख में दोनों भाई फूट फूट कर रोए। उधर ललिता अपने कमरे में बैठी राहत की सांस ले रही थी। दरअसल जब से रूपा बीमार हुई थी तब से ही उसने बिस्तर पकड़ लिया था और घर का सारा काम ललिता पर आ गया था। साथ ही बेमन से ही सही ललिता को अपनी सास की देखभाल भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब रूपा की मौत के बाद घर में ललिता की ही मनमर्जी चलने वाली थी। महेश शहर में रहकर कपड़ों की दुकान चलाने लगा, जो कई साल पहले उसके पिता ने खरीदी थी, जबकि रमेश अपनी भाभी के कहने पर गांव में रहकर ही अपनी पुश्तैनी खेतीबाड़ी संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ महेश अमीर होता गया और रमेश मुनाफे की कमी के चलते गरीब होता गया। इस बीच रमेश की शादी सरिता से हो गई। सरिता गरीब घर से जरूर थी, लेकिन उसके और रमेश के बीच बड़ा प्यार था, जबकि ललिता और महेश के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी। फिर एक दिन, सुनो जी, अब बस करो, आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। लाओ जल्दी से दे दो। अब हाँ ये लो। अब सुनो जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ तो बोलो ना। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी शहर जाकर रहें, वहां आप ज्यादा कमाई कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये खेतीबाड़ी मेरे बाबूजी की निशानी है। अगर मैं शहर चला गया तो ये सब कौन देखेगा? तो बड़े भैया भी तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए। बड़े भैया की वो जाने, पर मैं अपने माँ बाबूजी की निशानी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सच तो ये था कि रूपा की मौत के बाद से महेश भी अब ललिता के रंग में रंगने लगा था। रूपा के जाते ही महेश और ललिता ने सबसे पहले शहर की दुकान पर कब्जा किया, जबकि गांव की खेतीबाड़ी रमेश के जिम्मे छोड़ दी। और इस तरह से बिना कुछ कहे सुने दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा भी हो गया। हालांकि रमेश के पास जो खेती की जमीन थी उससे कहीं ज्यादा कीमत शहर में उस एक दुकान की थी जो अब महेश के पास थी, लेकिन रमेश ने कभी इसे लेकर शिकायत नहीं की। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन रमेश और सरिता घूमने के इरादे से शहर गए, तो ललिता और महेश दोनों को ही उन्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि दोनों का व्यवहार रमेश और सरिता के लिए बहुत रूखा था। तो उन दोनों की वहां ज्यादा रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई और दोनों सिर्फ चाय नाश्ते के बाद ही वापस लौट गए। और फिर देखा तुमने? क्या देखना था? कैसे सज धज कर आई थी हमारे घर। नकली गहने पहनकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे उसे क्या पता कि मेरे पास उससे 4 गुना गहने हैं, वो भी असली, खालिस सोने के बने। अरे छोड़ो ना। अजी कैसे छोड़ दूं? इन देहातियों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना इतराने की। अब देखना मैं कैसे मजा चखाती हूँ इस रमेश और इसकी बीवी को। दरअसल सरिता शहर में अपनी एक सहेली की शादी में शामिल होने आई थी, इसीलिए वो थोड़ा सज धज कर आई थी। लेकिन ललिता को लगा कि वो उसे चिढ़ाने आई है। ललिता के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी और फिर उसे एक खुराफात सूझी। कुछ ही दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आने वाला था और इस खास मौके पर वो महेश को लेकर गांव पहुंच गई, सीधा रमेश और सरिता के घर। और कैसी हो देवरानी? अरे भैया भाभी आप लोग आइए ना, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को यहाँ देखकर। बड़े दिन हो गए थे गांव आए, तो सोचा इस बार हरियाली तीज यहीं मनाऊं, अब तुम्हारे साथ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, बहुत अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। दरअसल ललिता तीज मनाने नहीं बल्कि अपनी देवरानी सरिता को चिढ़ाने आई थी। असल में वो उसे अपने नए और महंगे कपड़े और गहने दिखाकर चिढ़ाना चाहती थी। हरियाली तीज वाले दिन सरिता सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर साफ कपड़े पहने और फिर पूजा करके व्रत रखा, जबकि ललिता दिन निकलने तक सोती ही रही। फिर जब उठी तो सरिता को सजा धजा देखकर
उसका पारा फिर से चढ़ गया। देखा देखी उसने भी जल्दी से नहाकर पूरा श्रृंगार किया और पास में जितने भी गहने थे उसने वो सारे एक साथ पहन लिए ताकि वो सरिता को नीचा दिखा सके। इधर रमेश सब कुछ देखकर और समझकर भी चुप था। सरिता ने हरियाली तीज की विधिवत व्रत और पूजा की, जबकि ललिता का सारा दिन बस सजने संवरने में ही लग गया। और फिर अरे सरिता, अब कैसी लग रही हूँ मैं, जरा देखो तो। आप बहुत सुंदर लग रही हो भाभी, सच में। अच्छा ये तो बताओ कि हमारी सास तो है नहीं, तो हम सुहागी किसे देंगे? ये सवाल मेरे मन में भी आया था भाभी, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों गांव के शिव मंदिर चलते हैं और वहां माँ पार्वती को ही सुहागी दे आते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर चलो। सरिता बिल्कुल सामान्य थी, उसे ललिता के महंगे कपड़ों और गहनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ये बात ललिता को बहुत खल रही थी। उसने कई मौकों पर सरिता को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरिता सब कुछ अनदेखा और अनसुना करती रही। फिर जैसे ही दोनों मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी वहां कहीं से एक बूढ़ी औरत आ पहुंची। बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करेगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो बड़ी उम्मीदों से सरिता और ललिता की तरफ देख रही थी। ये देखकर सरिता ने ललिता से कहा, भाभी क्यों ना हम इन्हें ही सुहागी दे दें, बड़ी बूढ़ी भी हैं और जरूरतमंद। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी मंदिर तक की परेड बच जाएगी, सही रहेगा, इन्हें ही दे देते हैं जो देना है। इसके बाद सरिता ने फौरन आगे बढ़कर सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पांव छुए और उन्हें सुहागी का थाल दे दिया। बूढ़ी औरत ने सरिता के हाथों से मिठाई खाई और फिर बड़े ही प्यार से उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर ललिता आगे बढ़ी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत के पैर छूने की बजाय बस सुहागी का बड़ा सा थाल दूर से ही खिसका दिया और फिर, लो अम्मा, ये सब तुम्हारे लिए है, सब ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगी कि ललिता से सुहागी ली थी? ललिता के शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। उसके सुहागी के थाल में बहुत कुछ था, नोटों की गड्डी से लेकर खाने पीने का ढेर सामान। थाल में रत्ती भर जगह भी खाली नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उस बूढ़ी औरत ने ललिता के थाल को हाथ तक नहीं लगाया और सरिता का थाल लेकर वहां से जाने लगी। ये देखकर ललिता गुस्से से पागल हो गई। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? मेरा थाल छोड़कर जा रही है? अरे तू अंधी है क्या? जरा आंखें खोलकर देख मेरे थाल में क्या क्या नहीं रखा हुआ है। ललिता गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत कोई जवाब दिए बिना बस चले जा रही थी। ये ललिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बूढ़ी औरत के पीछे भागी, लेकिन उसने जैसे ही बूढ़ी औरत को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गई और फिर जैसे ही ललिता की आंखें खुली तो सामने उस बूढ़ी औरत की जगह साक्षात माँ पार्वती खड़ी थी। मैं तुम्हारी सुहागी अवश्य ग्रहण करती, यदि उसमें भी सरिता की तरह भक्ति और श्रद्धा होती। मुझे तो बस वही चाहिए, बाकी सब मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर माँ पार्वती ने मुस्कुराकर सरिता की तरफ देखा और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सरिता को उसके हरियाली तीज के व्रत का फल मिल चुका था, जबकि ललिता अब भी यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।